शान और उड़ने वाला घोड़ा। बहुत पुरानी बात है कि एक अजीम शान बादशाह था जिसका नाम शाह नोमान था। उसका मुल्क अनवाउ अकसाम की नेमतों से माला माल था। वहां हर वो चीज मौजूद थी जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो खुश नहीं था, ना ही उसे कोई राहत महसूस होती थी। वो इसलिए कि इसने अपनी कदीम किताबों में एक अजीबो गरीब चीज के बारे में पढ़ रखा था जो सिर्फ पुरअसरार शहर में होती है, और वो चीज जिसके पास होती है वो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत माना जाता है। उसने दिल में सोचा, मैं कितना अजीम बादशाह हूँ और कितने अफसोस की बात है कि वो नायाब चीज मेरे पास नहीं है। हो ना हो मुझे इस चीज के बारे में खोज लगानी चाहिए। इसके मुल्क में एक बहुत बड़ा आलिम था जो एक पहाड़ की चोटी पर बने पुरअसरार घर में रहता था। इसके बारे में मशहूर था कि वो पुरअसरार चीजों का इल्म रखता है। बादशाह ने अपना एक अफसर उसके पास भेजा ताकि वो आलिम से इस अजीब चीज के बारे में मालूमात हासिल कर सके। वो अफसर चलते चलते उस पहाड़ तक पहुंचा। उसने देखा कि पहाड़ की चोटी तो आसमान से बातें कर रही है। वो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ा और चोटी पर बने इस पुरअसरार घर के सामने जा पहुंचा। उसने दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। अफसर पर दहशत तारी हो गई क्योंकि बोलने वाला नजर ही नहीं आ रहा था। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। सामने ही एक वसीओ अरीज कमरा था जिसके दरमियान में एक खूबसूरत सा कालीन बिछा था। इस पर बने नक्शो निगार बहुत ही दिल फरेब थे। वो न चाहते हुए भी कालीन की तरफ बढ़ने लगा और उस पर जा खड़ा हुआ। इसी लम्हे दोबारा वही गैबी आवाज सुनाई दी, हरकत न करना। अगले ही लम्हे अफसर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले से जमीन सिरक गई हो। इसके मुंह से दिलदोज चीख निकली। कमरे का फर्श हट गया था और वो कालीन समेत नीचे जा रहा था। उसने वही गैबी आवाज दोबारा सुनी, डरो मत, तुम अजीम आलम के पास पहुंचने ही वाले हो। जादुई कालीन उसे जमीन की तह में ले गया। जल्द ही वो आलिम के सामने था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आलिम की आवाज सुनाई दी, मुझे अंदाजा है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लो सुनो मेरा जवाब। शाह नोमान को बता दो कि वो अजीब चीज उड़ने वाला घोड़ा है जिसके दो पर हैं और वो फिजा में उड़ता है। लेकिन इसको पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि घोड़ा पुर असरार शहर में है और इस शहर की तरफ जाने वाला रास्ता तकालीफ से भरा हुआ है। इस रास्ते में बहुत बड़ा सहरा आता है। इसके बाद खूनी नहर से गुजरना पड़ता है, फिर गजबनाक समंदर को अबूर करना पड़ता है और आखिर में 3 बुलंदो बाला चोटियां सर करनी पड़ती हैं। लिहाजा इसे मेरा मशवरा पहुंचा देना कि वो अपने मुल्क में आराम से रहे और उस जादुई घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दे। अब तुम जा सकते हो। ये कहते ही वो आलिम गायब हो गया। अफसर ने हैरत से पलकें झपकाए और दोबारा कालीन पर खड़ा हो गया। कालीन ने हस्बे साबिक सफर शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद अफसर उस जगह से बाहर आ गया और वापसी की राह ली। वापस जाकर उसने बादशाह को सारा किस्सा और आलिम का पैगाम सुनाया कि उड़ने वाले घोड़े को हासिल करना नामुमकिन है। ये सुनकर शाह नोमान गुस्से में आ गया और फौरन ही अपने सिपा सालार को बुलाया और हुक्म दिया, 100 बेहतरीन घड़सवार तैयार करो और उन्हें पुरअसरार शहर की तरफ रवाना करो ताकि वो मेरे लिए उड़ने वाला घोड़ा ले आईं। शाह नोमान के बेहतरीन सवार सफर पर चल पड़े। उनके सामने वसीओ अरीज सहरा था। दूर दूर तक रेत फैली हुई थी। वो कई दिन तक सफर करते रहे हतीज कि वो थक कर गिर गए। सहरा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रफ्ता रफ्ता उनका ज़ादे राह भी खत्म हो गया। मारे प्यास के उनका बुरा हाल हो गया। मजीद मुसीबत ये टूटी कि सहरा में रेत का हैबतनाक तूफान आया जिसकी वजह से बहुत सारे फौजी रेत तले दब गए। कुछ प्यास की शिद्दत से जान की बाजी हार गए और कुछ तूफान में मारे गए। लिहाजा बचे हुए फौजियों ने वापसी का फैसला किया और वापस चल पड़े। वापसी का सफर भी सूबतों से भरा हुआ था और वो इसी तरह हवादिस का शिकार होने लगे हतीज कि शाह नोमान के पास सिर्फ एक फौजी वापस पहुंच सका और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। शाह नोमान ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया और उसने सिपा सलार को 500 सवारों का दस्ता तैयार करने का हुक्म दिया। सिपा सलार ने फौजी दस्ता तैयार किया और सफर पर रवाना हो गया। अब की बार वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे, लिहाजा सहरा का सफर बगैर किसी नुकसान के मुकम्मल हो गया। अब उनके सामने एक तुंदो तेज नहर थी जिसे अबूर करना था। उन्होंने वहां पड़ाव डाला और दरख्तों को काट कर कश्तियां बनाने लगे। कश्तियां बनाने के बाद वो नहर में उतर गए और सफर शुरू हो गया, मगर वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बेखबर थे और वो थी मगरमच्छ। इसीलिए इस नहर को पर असरार आलम ने
खूनी नहर कहा था। आन की आन में मगरमच्छों ने कश्तियों पर हमला कर दिया और आनन फानन फौजियों को हड़प कर गए। सिर्फ 5 सवारों ने बमुश्किल जान बचाई और हजार मुश्किलात का सामना करने के बाद शाह नोमान के पास वापस पहुंचे और उसे सारी रुदात सुनाई। शाह नोमान जिद का पक्का था। उसने मुहिम जोई का इरादा तर्क ना किया और खुद मुहिम पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ 1000 सिपाही लिए और रवाना होने लगा। ऐसे में उसके वज़रा दौड़ते हुए आए और बोले, आली जा, आपको अल्लाह तालीज़ ने हर नेमत से सरफराज फरमाया है। क्या ही अच्छा हो कि आप उन नेमतों पर कनात करें और उड़ने वाले घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दें। शाह नोमान ने उनकी बात सुनी और सुनी कर दी और अपने इरादे पे कायम रहा। वज़रा ने फिर अर्ज की, हुजूर, आप सल्तनत के लिए बहुत अहम हैं, लिहाजा आप खुद इस मुहिम पर ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गैर मौजूदगी में दुश्मन रियासत हमला आवर हो जाए और मुल्क पर कब्जा जमा ले। शाह नोमान के ज़हन पर तो उड़ने वाला घोड़ा सवार था, लिहाजा वो अपनी जिद पर कायम रहा। मुहिम पर रवाना होने से पहले वो आलिम से मिलना चाहता था, लिहाजा वो तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर आलिम के पास जा पहुंचा और उससे पुरअसरार शहर के बारे में दरियाफ्त किया। आलिम ने कहा, शाह नोमान, मैं इस सिलसिले में आपकी सिर्फ एक मदद कर सकता हूँ, और वो मदद ये मुखलिसाना मशवरा है कि आप इस घोड़े को भूल जाएं। यही आपके और आपकी सल्तनत के हक में बेहतर होगा। बाकी आप आजाद हैं, जो चाहें करें। नोमान ने होन्हे कहकर उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। उसके बाद वो सफर पे चल पड़ा। उसका सफर मसाइब से भरा हुआ था। उसके कुछ सिपाही सहरा में मारे गए, कुछ नहर उबूर करते हुए मगरमच्छों की गिज़ा बन गए। उसके बाद उसका समंदरी सफर शुरू हुआ। समंदर के सफर में उसका बहरी जहाज भनूर में फंस गया और बहुत सारी फौज डूबकर मर गई। सिर्फ गिनती के लोग जान बचाने में कामयाब हुए। जब वो 3 चोटियां अबूर करने के लिए पहुंचे तो उसके साथ सिर्फ 50 सिपाही बचे और चोटियां सर करने के बाद बहुत सारे और सिपाही जिंदगी से जुदा हो गए और चंद दिनों बाद सिर्फ अकेला शाह नोमान बाकी बचा। ये सारा सफर कई सालों पर मुहित था। इस दौरान इसकी शक्लो सूरत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। इसकी सेहत खराब थी, यहाँ तक कि इसने आखिरी चोटी भी सर कर ली। अब पुरअसरार शहर उसके सामने था। मंजर इतना खूबसूरत था कि शाह नोमान के मुंह से बेख्तियार निकला, सुबहान अल्लाह। वो एक सरसब्ज़ हुसैन वादी थी। चारों तरफ सब्जाजार थे, फूलों की बहुतात थी, फलदार दरख्त बकसरत थे, पानी चांदी जैसा चमकदार और शफाफ था, चरिंदो परिंद चहल पहल में इजाफा कर रहे थे। शाह नोमान ने जी भर कर फल खाए और पानी पिया। उसी असना में उसे नींद आने लगी और वो सो गया। ना मालूम वो कितने पहर सोया रहा। उसकी नींद तब खुली जब सूरज की शुआएं उसे जगा रही थीं। वो आंखें मिलते हुए उठ बैठा और हाथ मुंह धोने के लिए आबशार पर पहुंचा कि अचानक वो चौंक पड़ा। इसके सामने एक परवकार खातून और एक सफेद रंग का परों वाला घोड़ा मौजूद था। शाह नोमान तो सांस लेना तक भूल गया। इधर वो खातून भी उसे हैरत से देख रही थी। आखिरकार वो बोली, तुम कौन हो? मैं इस वादी की मलका हूँ। मलका आलिया, मैं शाह नोमान हूँ। नोमान ने जवाब दिया, क्या बादशाह ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनते हैं? मलका इसकी बदहियती देखकर हंसी और बोली। जवाब में शाह नोमान ने सारी कहानी बता दी। मलका ये सुनकर गुस्से में आ गई कि वो उसका उड़ने वाला घोड़ा हासिल करना चाहता है। उसने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हें ये घोड़ा हरगिज नहीं दूंगी, और अगर तुमने जबरदस्ती उसे हासिल किया तो तुम्हें उससे कोई नफा नहीं पहुंचेगा। शाह नोमान भला ऐसी बातें कहाँ सुनने वाला था। उसने आगे बढ़कर मलका को धका दिया और घोड़े पर सवार हो गया। मलका दूर जा गिरी और उसे बद्दुआएं देने लगी, मगर नोमान कहाँ रुकने वाला था। उसने घोड़े को उड़ने का हुक्म दिया और घोड़ा हुआ हो गया। एक तवील सफर के बाद वो अपने वतन पहुंचा। शहर में दाखिल होते वक्त उसे उम्मीद थी कि लोग उसका इस्तकबाल करेंगे, मगर किसी ने भी उसकी तरफ नजर उठाकर न देखा, बल्कि चंद अफराद ने तो उसका ये कहते हुए मजाक उड़ाया, अरे देखो तो इस पागल शख्स को, ये समझता है कि नकली पर लगाने से उसका घोड़ा उड़ने लगेगा। ये कहकर वो सब हंसने लगे। शाह नोमान ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया और सीधा अपने महल की तरफ चलता गया। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचा, दरबानों ने उसे रोक लिया और कहा, तुम कौन हो और मुंह उठाए कहाँ घुसे आ रहे हो? शाह नोमान ने गुस्से के आलम में कहा, मैं शाह नोमान हूँ, यहाँ का बादशाह। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे रोको? उन्होंने उसे सरतापा देखा और कहा,
बहुत अरसे बाद किसी के मुंह से शाह नोमान का नाम सुना। बड़ी हैरत हुई। खैर सुनो, शाह नोमान 3 साल पहले मर चुका है और अब उसके मुल्क पे हमारा कब्जा हो चुका है। शाह नोमान ये सुनकर धुक से रह गया। इधर दरबान कह रहा था, यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। शाह नोमान मौके की नजाकत समझ गया और वहां से वापस लौट आया। बाजार से गुजरते हुए इस केजी में आया कि लोगों से बात करूं, लिहाजा वो अपने घोड़े पर बैठ गया और बावाज बुलंद बोला, लोगो, मेरी बात सुनो। जब लोग जमा हो गए तो वो बोला, देखो मैं तुम्हारा शाह नोमान हूँ और मैं मुहिम से जिंदा लौट आया हूँ। मेरे पास अपनी कामयाबी का सबूत भी है। लोगों ने उसे गौर से देखा, मगर उसकी शक्ल सूरत बदल चुकी थी। मजीद ये कि वो अवाम में मकबूल भी नहीं था। उनको सहूलियात फराहम करने के बजाय उन्हें मुश्किलात में डालता था। लिहाजा सब लोग चीख कर कहने लगे, नहीं, नहीं, तुम पागल हो। शाह नोमान मर चुका है और अगर वो आ भी गया तो हम उसे अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। शाह नोमान ये सुनकर खौफजदा हो गया कि अवाम का जमे गफीर उसे मार ही न डाले। लिहाजा वो चुपचाप वापस लौट आया। अब उसे सारी दुनिया अंधेर लग रही थी। वो बिल्कुल तन्हा और बेआसरा था। अचानक इसके जहन में मलका का ख्याल आया, जिसको शाह नोमान ने धका दिया था, और वो गिरते हुए उसे बद्दुआएं दे रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने दिल में सोचा और वापस पुरस्रार शहर जाने की ठान ली और सफर शुरू कर दिया। उड़ने वाले घोड़े ने इसे बेहिफाजत वहां पहुंचा दिया। इधर मलका भी मुसल्लीस पर बैठी अपने प्यारे घोड़े की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी कि अचानक इसे शाह नोमान घोड़े के साथ आता दिखाई दिया। वो फौरन उठी और बोली, क्या तुम मुझे मेरा घोड़ा वापस कर दोगे? हाँ, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूँ कि लालच का कोई फायदा नहीं और दूसरों को दुख देने वाला खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। मुझे माफ कर दी मलका आलिया। शाह नोमान के लहजे में बहुत आजिज़ी थी। मलका का दिल पसीज गया। उसने नोमान से इस तब्दीली की वजह पूछी तो नोमान ने सब कुछ सच सच बता दिया। मलका ने सारी दास्तान सुनी तो कहने लगी, मेरा मशवरा ये है कि तुम दोबारा अपने वतन जाओ और अपने हम ख्याल लोगों से फर्दन फर्दन मिलो और उन्हें सारी कहानी सुनाओ। इस तरह तुम अपने हामियों की तादाद में इजाफा कर सकते हो और फिर मौका महल को देखकर अपना खोया हुआ तख्त दोबारा हासिल कर लो। और देखो, अब अपने अवाम के साथ इंसाफ और मसावात की हुकूमत करना। मलका की बातें शाह नोमान के दिल को छू गईं। वो कुछ कहने ही वाला था कि मलका ने कहा, शाह नोमान, अगर तुम इस नेक काम के लिए तैयार हो तो मेरा घोड़ा ले जाओ। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा और जब तुम कामयाब हो जाओ तो उसे वापस लौटा जाना। शाह नोमान ने मलका का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने वतन लौट गया। वहां जाकर उसने शहर से कुछ दूर वाक़े पहाड़ी इलाके को अपना मस्कन बनाया और अपना काम शुरू कर दिया। ये काम बहुत ही मुश्किल था, मगर चूंकि शाह नोमान की नीयत अब ठीक थी, लिहाजा रफ्ता रफ्ता इसके पुराने दोस्त उसके गिर्द जमा होते गए। उन्होंने शाह नोमान के साथ मिलकर जंग की तैयारी की और एक मजबूत लश्कर तैयार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क को हासिल करने के लिए हमला कर दिया। इस दौरान उड़ने वाले घोड़े ने भरपूर किरदार अदा किया। उसने दुश्मन के सरों पर आसमान की तरफ से हमला किया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गए, और एक सख्त जंग के बाद शाह नोमान ने अपना मुल्क दोबारा हासिल कर लिया। फतह के बाद उसने अपने अवाम से खिताब किया और उन्हें एक नई और आदिलाना हुकूमत की खुशखबरी दी। उसके बाद वो पुरअसरार शहर की तरफ रवाना हुआ और वहां जाकर मलका का घोड़ा लुटाया। मलका ने भी शाह नोमान की तारीफ की। यूं शाह नोमान ने अपना खोया हुआ मुल्क वापस ले लिया और हवादिसे जमाना ने इसे ये सबक सिखाया कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है और मुसलसल जिद्दोजहद करने से मंजिल मिल ही जाती है। अब वो ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने मुल्क की खिदमत करने लगा।